आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, जो कि टीजीटी हो या पीजीटी हो या टीईटी हो या सीटीईटी हो, यहाँ से सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न वो आप देखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को लेकर के मैं आज आई हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? ठीक है, किसे स्वीकार किया गया है? देवनागरी लिपि को। क्योंकि अगर मैं तीनों विकल्प पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे परीक्षा है 10 दिन बाद। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये ब्राह्मी लिपि, गुरमुखी लिपि, चंद्रलिपि नहीं है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाषा तत्वों का अध्ययन। भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं भाषा तत्वों का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, ये सब नहीं है, जो गलत विकल्प है उसको मैं नहीं पढ़ूंगी। भाषा विज्ञान कौन सा अध्ययन करता है? तो भाषा विज्ञान कौन सा अध्ययन करता है? तो ऐतिहासिक अध्ययन करता है। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। हिंदी बोली भारत में कौन बोलते हैं? हिंदी बोली भारत में कौन बोलते हैं? ठीक है, भारत की अधिकांश जनता बोलती है। ठीक है, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, ये सब गलत है। हिंदी का प्रयोग कहाँ पर अधिक होता है? हिंदी का प्रयोग अधिक होता है भारत के व्यापक भूभाग में। ठीक, किसी भी देश के अधिकांश जन समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? भाषा क्या कहलाती है? तो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक, काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक, निम्न में से किस वर्ष हिंदी उद्यारणी प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ? उद्यारणी प्रतिनिधि सभा का गठन किस वर्ष में हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1875 ईस्वी में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता किसने दी है? संविधान ने दिया है। ठीक है, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण मान्य हैं? 48 वर्ण मान्य हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? ब्राह्मी लिपि अंकित है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु 1995 में गठित राजभाषा आयोग ने कितनी सिफारिशें की? 19 सिफारिशें की। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, 19। हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है? तो देवनागरी लिपि प्रयोग की जाती है। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये आंसर सही हो जाएगा। लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी संवर्धनी के संस्थापक का नाम क्या था? हिंदी संवर्धनी के संस्थापक का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, कई बार पूछा गया है। संस्थापक का नाम था तोताराम। ठीक है, हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? तो भारत सरकार ने किया था। दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम था, क्या नाम था? गोपाल स्वामी अयंगर था। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई। भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? प्रेमचंद्र जी थे।
काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में हुई थी। ये सब नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? जो वीडियो मैं बना रही हूँ, जो प्रश्न लेकर के बहुविकल्प की मैं आई हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा इसको। अगर आप इसको सरसरी निगाह से सुन भी लेंगे तो आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा, एग्जाम में आएगा, आप सही टिक मारोगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। निम्न में से सानुनासिक वर्ण कौन से हैं? निम्न में से सानुनासिक वर्ण कौन से हैं? अंगा, इया, डा, ना, मा, ये सानुनासिक वर्ण है। ठीक है। ये सब नहीं है। निम्न में से उपबोली को क्या कहा जाता है? उपबोली को क्या कहा जाता है? स्थानीय बोली कहा जाता है। ध्वनियों के वर्गीकरण के स्थान इनमें से कौन कौन से हैं? इनमें से कौन कौन से हैं? तो स्थान, करण, प्रयत्न, ये है। भाषा का निर्माण किससे होता है? भाषा का निर्माण व्यक्ति ध्वनियों से होता है, व्यक्त ध्वनियों से होता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है? अगला प्रश्न है, इनमें से भाषा विज्ञान की शाखाएं कौन सी हैं? कौन सी शाखाएं हैं? तो वर्णात्मक, साहित्यिक, नैतिक, ये शाखाएं हैं। ठीक है। ये सब नहीं है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है? बताइए आप। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग महाभाष्य में हुआ है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? पता होगा सभी को। ठीक है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है। सार्थक लघुत्तम इकाई क्या मानी जाती है? शब्द। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1938 में हुई थी। ठीक है। इनमें से कौन से राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर। ब्रजभाषा में अष्टयाम की रचना किसने की? किसने की है? नाभादास जी ने किया है। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया है? तो उसका नाम है भारोपीय भाषा को। ठीक है। भारोपीय भाषा। कुमायूनी किस प्रांत में बोली जाती है? ये भी बहुत पुराने प्रश्न है, पता होगा सभी को। उत्तराखंड में बोली जाती है। मेरठ एवं सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में है? किस बोली क्षेत्र में है? तो एक खड़ी बोली में है। अपभ्रंश का व्याकरण है। अपभ्रंश का व्याकरण है शब्दानुशासन। आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं। आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं। तो कौन से नमूने मिलते हैं? ये कहाँ मिलते हैं? वेदों में मिलते हैं। आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। ठीक है। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 43 प्रश्न है, निम्न में से नागरी प्रचारी सभा से जुड़े हैं। कौन जुड़े हुए हैं ये बताना है आपको। श्याम सुंदर दास जी जुड़े हुए हैं। ठीक है। पाली की पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? विद्वान का नाम क्या है? मैक्स मूलर है। किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता? किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? वो होता है उर्दू में। ठीक है। पहला सही हो जाएगा। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो सभी को पता होगा। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत निम्न प्रदेश आते हैं। कितने प्रदेश आते हैं? 10 प्रदेश आते हैं। ठीक।
सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को कहते हैं राजभाषा कहते हैं। अपभ्रंश के समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश के समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो देश भाषा थी। खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? एटा था। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लहंदा भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। निम्न में से किस विद्वान ने अवधि का संबंध पाली से माना है? तो ये बाबूराम सक्सेना। ठीक है। प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो प्राकृत भाषा कहा जाता है। अवधि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। उर्दू को पहले पुकारा जाता था। उर्दू को पहले क्या पुकारा जाता था? तो रख्ता। ठीक है। अब 56 प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो हिंदवी। ठीक है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयुक्त किया है शब्द को। अगला प्रश्न है 57। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप हैं कितने? 2 हैं। गधे के ओठ वाली लिपि क्या कहलाती है? गधे के होठ वाली लिपि क्या कहलाती है? खरोष्ठी। खरोष्ठी। ठीक है। ये सब नहीं है। विभाषा किसे कहते हैं? तो बोली को कहते हैं विभाषा। ठीक है। विभाषा बोली को कहते हैं। उर्दू की जननी कौन सी भाषा है? दक्षिणी हिंदी। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में किया गया? खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में किया गया है? तो प्रेम सागर में। ठीक है। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? वर्नाक्यूलर हिंदवी। भाषा मुंशी के नाम से जाने जाते हैं। भाषा मुंशी के नाम से जाने जाते हैं कौन? लल्लू लाल जी। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ठीक है। 1945 ईस्वी में हुई थी। 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये पूना में हुई थी। ठीक है। शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में किसे स्थान नहीं दिया? किसे स्थान नहीं दिया था? ठीक है। तो सोचिए आप, श्रीलाल शुक्ल जी को नहीं दिए थे। पुरानी अवधि की प्रथम रचना कौन सी है? पुरानी अवधि की प्रथम रचना है राउल वेल। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है। कौन सी बोली बोली जाती है? तो खड़ी बोली बोली जाती है। 69 प्रश्न है। ठीक है। अब 70 पे चलते हैं। अपभ्रंश के कारणिक रूप का विवेचन किसने किया है? अपभ्रंश के कारणिक रूप का विवेचन हेमचंद्र जी ने किया है। ठीक है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो बंगला है। ठीक है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा बंगला है। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। असमिया किससे उत्पन्न है? असमिया मागधी से उत्पन्न है। ठीक है। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? अपभ्रंश को इन्होंने कौन सा नाम दिया है? सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? ठीक है। तो यहाँ अपभ्रंश है, पाली है, पश्चिमी हिंदी है, पैसाची है। ठीक है। वैसे बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आप इसका आंसर विकल्प में कमेंट में देंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे।
ठीक है। राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ? 1976 ईस्वी में हुआ राजभाषा अधिनियम का गठन। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रेरणा स्रोत कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तृतीय प्राकृत के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तृतीय प्राकृत के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसको आप देख लीजिए, औहट्ट बोली आती है। मानक हिंदी का आधार कौन है? मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। इनमें से संयुक्त स्वर कौन से हैं? ठीक है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन से हैं? ठीक, ये आपको बताना है। बता दो कि आप बताएंगे? चलिए मैं बता देती हूँ। इनमें से संयुक्त स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ, इसलिए आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक, निम्न में से अवधी भाषा का कवि नहीं है। यहाँ नहीं पूछा जा रहा। तुलसी, नंददास, कुतुबन, जायसी, कौन नहीं है अवधी भाषा के कवि? तो नंददास जी नहीं हैं, और जायसी भी है, कुतुबन भी है, तुलसी भी है। ठीक है। हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हैं छोटा आ, छोटी ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से ब्रजभाषा में साहित्य रचना नहीं की। इनमें से ब्रजभाषा में साहित्य रचना नहीं की। ठीक है। मुल्ला दाऊद, तुलसी, सूर, भारतेंदु, तो साहित्य रचना नहीं की है किसने ब्रजभाषा में? मुल्ला दाऊद ने। ये तुलसीदास, भारतेंदु, सूर, ये सब हैं। ठीक है। पाली को कहा जाता है, पाली को क्या कहा जाता है? प्रथम प्राकृत। ठीक है। हिंदी भाषा की शुरुआत हुई है। हिंदी भाषा की शुरुआत कब हुई है? 11वीं सदी से। ठीक है। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों में कितने भेद हैं? जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों में कितने भेद हैं? ठीक है, तो 4 भेद हैं। सिद्धों की भाषा हिंदी न होकर कौन सी है? सिद्धों की भाषा हिंदी न होकर अपभ्रंश भाषा है। ठीक है, ये अपभ्रंश भाषा है। अगला प्रश्न है T8, उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या माना गया है? ये प्रचार का समय माना गया है इसमें लगभग 10वीं सदी से। बी सही हो जाएगा इसका विकल्प। ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को कब राजभाषा बनाया गया? ठीक है, तो 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? लल्लू लाल जी को दिया है। निम्न में कौन एक भाषा का रूप है? निम्न में कौन एक भाषा का रूप है? ठीक है, तो प्राकृत भाषा का रूप है। ठीक। बघेली किसकी बोली है? बघेली किसकी बोली है? तो बघेली है पूर्वी हिंदी। ठीक है, बघेली किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। नेमि साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? नेमि साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं। अगला प्रश्न है अवधी का मिश्रित रूप कहाँ मिलता है? अवधी का मिश्रित रूप मिलता है बहराइच में। ठीक, 94 प्रश्न हो गया। अब 95 देखते हैं। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? राजभाषा से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है। हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है। कौन सा योगदान दिया है? किशोरी दास वाजपेयी जी ने दिया है। ठीक है। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये सब नहीं है। देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह किसने दी थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि सुधार समिति ने दिया था। ठीक है। गढ़वाली किसकी बोली है?
गढ़वाली है पहाड़ी हिंदी बोली। किसकी बोली है? पहाड़ी हिंदी। हिंदी राजभाषा होगी, यह निर्णय कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 में। संविधान की किस धारा और अध्याय में जिक्र है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी? संविधान के अध्याय 17 और धारा 1 में हुई है। नागर, उपनागर और ब्राह्मण अपभ्रंश के भेद किसने माने हैं? ब्राह्मण अपभ्रंश के भेद किसने माने हैं? तो मार्कंडेय जी ने माना है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, विकास और उसके प्रयोग एवं सरकार के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का उल्लेख कहाँ है? उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 351 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ कितने वर्षों तक साथ रहेगा? कितने वर्षों तक साथ रहेगा? तो 15 वर्षों तक साथ रहेगा। ठीक है। अगला है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहा जाता है दक्षिण में। ठीक है। ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? 106 वाला प्रश्न है ये जो है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 350 वर्ष बाद तक, ये सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से 350 वर्ष बाद तक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न है इधर? भारत में लिपि के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कौन से प्रमाण मिलते हैं? ईसा पूर्व 5वीं सदी। ठीक है। 108वां प्रश्न है, प्राकृत भाषा का अर्थ है। प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है? संस्कृत के बाद की भाषा। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ, इसमें से नहीं पूछा गया है तो नहीं है ग्रीवा ध्वनि। ठीक है। और सब है तीनों। कोई व्यंजन किसके बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्वर के बिना। ठीक है। अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। किसको कहते हैं अल्प प्राण ध्वनियाँ? जिनके उच्चारण में वायु का आधिक्य न हो, बल कम हो। ठीक है। पश्च स्वर किसे कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग व्यवहार में आए। अगला है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं। किसको कहते हैं स्वर? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के हो। जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के हो। ठीक है। तो 113 का ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य गठन और भाषा की रचना में किसका संबंध है? व्याकरण का संबंध है। ठीक है। व्यंजन किन वर्णों को कहा जाता है? व्यंजन किन वर्णों को कहा जाता है? जिनका स्वरों के वर्णों की सहायता से उच्चारण किया जा सके। ठीक। अगला प्रश्न है, भाषा की विशिष्ट ज्ञान, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा का विशिष्ट ज्ञान अक्षर कराता है। ठीक है। कौन कराता है? अक्षर कराता है। अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कौन सी है? स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कौन सी है? तो प, फ, ब। ठीक है। ये स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं। ठीक। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखिए और कमेंट में बताइएगा आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसा लगा। और हमारे हिसाब से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। और इसमें से ज़रूर प्रश्न आएंगे और इसके अभी मैं और भी प्रश्न बनाऊंगी। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।